मुझे आज भी वो वक्त याद है जब पोकेमॉन के कार्टून नेटवर्क पर रिलीज होने से पहले इसकी जोरों शोरों से एडवर्टाइजमेंट होती थी। और जब साल 2003-2004 के आसपास जब पोकेमॉन रिलीज हुआ, तब इसकी पॉपुलैरिटी भारत के किसी भी कार्टून और एनिमे से ज्यादा हो गई। और वक्त के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी में भी कोई कमी नहीं आई। मगर आज जब पोकेमॉन देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है। और अब कभी ना कभी तो इसके बारे में बात करनी ही थी। और अगर आप भी मेरी तरह पोकेमॉन देखते थे या फिर देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट्स या प्लॉट होल्स या फिर कोई थियरीज की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में एज अ फैन बात करनी जरूरी है। जैसे कि इस फ्रेंचाइज की राइटिंग, क्योंकि पोकेमॉन के प्लॉट को स्टोरी कहना गलत होगा। आप रिपीटेटिव कंटेंट को स्टोरी नहीं कह सकते, जो पोकेमॉन का हमेशा वाला रहा है। जब से ऐश ने अपने करियर की शुरुआत की है, तब से लेकर आज तक वो अलग अलग रीजन में जाता है, रैंडमली फ्रेंड्स बनाता है, नए नए पोकेमॉन्स पकड़ता है, नई लीग में पार्टिसिपेट करता है और हार कर चला आता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मगर इस फ्रेंचाइज से लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि एक 10 साल का ट्रेनर जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज तक एक भी मेजर लीग नहीं जीत पाया। और इसी बात ने पोकेमॉन फैंस को बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। चलो पहले बात करते हैं इंडिगो लीग की। इंडिगो लीग ऐश की सबसे पहली लीग थी जिसमें उसने हिस्सा लिया था। उस वक्त तो खैर वो नया 10 साल का ही हुआ था जिसने अपने सफर की शुरुआत ही की थी। उस वक्त तक इसे भला क्या पता होगा कि पोकेमॉन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पोकेमॉन के टाइप एडवांटेजेस, बैटल स्ट्रेटेजीज, अपने ओपोनेंट्स को रीड करना, ये सब कहाँ उसे पता होता। वो सिर्फ सीख ही रहा था, और इसके बाद भी एक्सपेक्ट करना कि वो जीत जाएगा, ये तो गलत बात होती। मगर इसके बावजूद ऐश टॉप 16 तक पहुंचा, और वो भी इसलिए क्योंकि चारिज़ार्ड अपने ही काम में बिजी था, वरना शायद वो थोड़ा और आगे जा सकता था। चलो ये ठीक है, ये समझ में आता है। फिर जोटो लीग, ऑरेंज लीग जीतने के बाद ऐश कॉन्फिडेंट था, और साथ साथ हम भी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि ऑरेंज लीग को हम बैरली टूर्नामेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐश को सिर्फ एक ही ओपोनेंट को हराना था। मगर फिर भी यहाँ जोटो लीग तक आते आते ऐश काफी हद तक एक फुल फ्लैश ट्रेनर बन चुका था, अगर पिछली लीग की तुलना करें तो। मगर यहाँ पर भी ऐश के लीग जीतने के अरमानों पर भी पानी फिर गया। हालांकि उसने अपने लिए टॉप 8 की पोजीशन जरूर हासिल कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम राइवल गैरी को हरा के, मगर उसके बाद फिर वो हैरिसन से हार जाता है। अब ये बात और है कि हैरिसन का लास्ट पोकेमॉन ब्लेजिगन था, जिसके बारे में ऐश ने ना तो सुना था और ना ही उसे देखा था। तो यहाँ समझ में आता है। और हो सकता है कि राइटर्स ने यहाँ ये सोचा होगा कि पहले ये ऑरेंज लीग जीत चुका है, तो ऐसे में फिर से अगर ये लीग जीत जाएगा तो फैंस कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। चलो ये भी समझ में आता है। फिर होइन लीग तक आते आते विदाउट अ डाउट ऐश एक कमाल का ट्रेनर बन चुका था, क्योंकि ऐश ने जिस तरह से केटी को हराया वो ट्रूली मैग्निफिसेंट था, और वो बैटल आज भी मेरी ऐश की फेवरेट बैटल्स में से एक है। मगर इसके बावजूद ऐश यहाँ पर भी लीग नहीं जीत पाया, क्योंकि टाइसन के सामने लिटरली वो बैटल चूहे बिल्ली का खेल लग रही थी, और चूहे बिल्ली के इस खेल में ऐश हार जाता है। चलो यार, किसी तरह मैंने तो ये हार भी गटक ली। मगर फिर सिनो लीग पहला ऐसा मौका था जब ऐश के पास सचमुच चांस था लीग जीतने का, क्योंकि ऐश ने यहाँ गैरी के बाद अपने सबसे बड़े राइवल पॉल को भी हरा दिया था, जिसे ऐश पूरे सीजन में नहीं हरा सका था। और पॉल को हरा कर ऐश सेमीफाइनल में भी पहुंच गया था। मगर फिर सेमाइज में ऐश का सामना हुआ टोबायस से, जो अपने पॉकेट में लेजेंडरी पोकेमॉन्स लेकर घूमता है, जैसे कि डार्कराय और लाटियोस। और टोबायस को सिर्फ यही 2 पोकेमॉन्स लगे ऐश के सारे पोकेमॉन को हराने के लिए। और अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि कौन कौन से पोकेमॉन उस वक्त टोबायस के पास थे। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि राइटर्स सचमुच ये नहीं चाहते कि ऐश कोई लीग जीते। और यही हाल ऐश का उनोवा रीजन में भी था, पर शायद उसे भी बुरा था, क्योंकि ऐश ये तक भूल चुका था कि किसी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए पहले इसके साथ बैटल करनी पड़ती है। खैर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उनोवा लीग में ऐश उस ट्रेनर से हार जाता है जो लीग में सिर्फ 5 पोकेमॉन लेकर आया था। अब ये बात और है कि कालोस लीग में हमें डिफरेंट अप्रोच दिखी क्रिएटर्स की तरफ से, मगर रिजल्ट तो वही जो आज तक होता है। सन एंड मून से पहले ऐश हर बड़ी लीग में हारता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रिएटर्स की बेकार राइटिंग। पोकेमॉन के राइटर्स जानबूझकर ऐश को पोकेमॉन लीग में हराते आए हैं इन द नेम ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर ऐश कोई पोकेमॉन लीग जीत जाता है तो उस कैरेक्टर का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि अगर किसी तरह इंडिगो लीग जीत जाता तो उसे वही रहना पड़ता,
नए नए चैलेंजर्स के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर तो वो नए नए रीजन्स में जाकर नए पोकेमॉन्स नहीं पकड़ पाता। मगर मेन प्रॉब्लम तो बाद में शुरू हुई। पहले तो क्रिएटर ये दिखाते थे कि ऐश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पोकेमॉन लीग्स जीतने के लिए, और अब ऐश को हराने के लिए कुछ भी दिखाकर फैंस को टॉर्चर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिनो लीग्स के सेमीफाइनल्स को ही ले लीजिए। ऐश का सामना उस ट्रेनर से हुआ जिसके पास डार्कराय और लाटियोस जैसा लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसका आज भी इतने सालों बाद दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आज भी कोई नहीं जानता कि टोबायस कहाँ से आया था, उसका मोटिव क्या था और उसने लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैसे पकड़े थे। फिर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में ऐश का ओपोनेंट जो सिर्फ 5 पोकेमॉन के साथ बैटल करने के लिए उतरा था, उसका पोकेमॉन मिड बैटल में इवॉल्व हो जाता है, जो पोकेमॉन के गेम वर्जन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए ऐश के पास एडवांटेज होने के बाद भी वो हार जाता है। फिर पोकेमॉन XY में ऐश उसके सामने मैच हार जाता है जो मेगा चारिज़ार्ड X यूज कर रहा था, जो फायर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जबकि ऐश मेगा ग्रेनिंजा यूज कर रहा था जो वाटर और डार्क टाइप है। क्लियरली यहाँ ऐश के पास टाइप एडवांटेज था, मगर फिर भी वो हार गया, जो कालोस लीग जीतने के बहुत करीब था। खैर, अब टाइप एडवांटेज भी क्या काम करेगा जब फ्रेंचाइज के राइटर्स ही नहीं चाहते कि ऐश कभी कोई लीग जीते, फिर चाहे वो चारिज़ार्ड वर्सेस ब्लास्टोइस हो या फिर ग्रेनिंजा वर्सेस चारिज़ार्ड। और अब लोग इस चीज से उठ चुके हैं। फिर कालोस लीग के बाद फैंस की नाराजगी इस कदर फूट पड़ी कि लोगों ने एनिमेशन स्टाफ को और पोकेमॉन के क्रिएटर्स को ही कोसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आखिरकार ऑलमोस्ट 20 साल के बाद क्रिएटर्स ने ऐश को अलोलन लीग जीताकर हम पर एहसान करने का फैसला किया। क्योंकि सन एंड मून के शुरू होने के साथ ही लोगों ने बहुत सारा हिट दिखाया था ऐश के कैरेक्टर, उसकी एनिमेशन स्टाइल और सन एंड मून के प्लॉट्स को लेकर, जिसकी वजह से ही डायरेक्टर्स और राइटर्स ने मिलकर फैसला किया कि चलो इस बार ऐश को जिताकर एक एक्सेप्शन कर ही देते हैं। और ऐसा करना जरूरी भी था। अगर इस सीजन में भी ऐश हार कर वापस आता तो पोकेमॉन फैंस एनीमे देखना डेफिनेटली बंद कर देते, जो OLM इंक और टोक्यो टीवी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता, और इसके भी चांसेस थे कि उनके स्टाफ को एनीमे फैंस की तरफ से टारगेट भी किया जाता। पहले तो पोकेमॉन की प्रॉब्लम उसकी स्टोरी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। नए नए रीजन में जाना, नए पोकेमॉन पकड़ना, रैंडमली फ्रेंड्स बनाना, और यही एक की एक चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि पोकेमॉन जर्नीज में इस बार थोड़ा अलग करने की कोशिश की गई है, मगर ऐसा लग रहा है कि फैंस को ये भी पसंद नहीं आ रहा है। अब पिछले कुछ सीजन से ऐसा लग रहा है मानो पोकेमॉन फैंस के साथ कोई मजाक हो रहा हो, क्योंकि स्टोरी के नाम पर पोकेमॉन फ्रेंचाइज के साथ बेकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। पहले तो पोकेमॉन XY में मेगा एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, फिर पोकेमॉन सन एंड मून में जी क्रिस्टल वाला कॉन्सेप्ट, और अब पोकेमॉन जर्नीज में ये डायमैक्स वाला कॉन्सेप्ट। इन एक्सपेरिमेंट्स ने फैंस को और नाराज कर दिया। अगर पोकेमॉन XY को छोड़ दे तो बाकी दोनों सीजन से फैंस कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा करके जो OG पोकेमॉन का प्लॉट है उसके साथ खिलवाड़ होते देखना फैंस को मंजूर नहीं है। फैंस की तरफ से पोकेमॉन जर्नीज को हेट मिलने की वजह तो और भी है। जिस पोकेमॉन को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उस एनीमे में अगर कोई दूसरा प्रोटैगनिस्ट भी आ जाए तो फैंस का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि हम शुरू से ही सिर्फ ऐश को ही इस एनीमे के मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते आए हैं, और अब सडनली ऐश को ओवरशैडो किया जा रहा है दूसरे कैरेक्टर की वजह से, जो हर 10-15 एपिसोड के बाद एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ रहा है, जैसे कि सुइकून और ज़ैप्डोस। यानी जो काम ऐश 20 सालों में नहीं कर पाया, वो काम ये न्यूबी बिना एक्सपीरियंस के कर रहा है, जिसने श्योरली फैंस को नाराज किया है। और मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो अभी की अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हैं तो। इन सारी बातों से एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि पोकेमॉन के क्रिएटर्स को एनीमे प्रोड्यूस करने में पहले जितनी दिलचस्पी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि पोकेमॉन के क्रिएटर्स एनीमे की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर सिर्फ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके क्रिएटर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा इस फ्रेंचाइज को खींच सके और किसी तरह लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखें। अब खैर, ये तो सिर्फ सिक्के की एक साइड है, दूसरी साइड भी देखें तो पोकेमॉन का फैन बेस अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और तो और फ्रेंचाइज में किए गए इन नए चेंजेस ने कहीं ना कहीं नए जनरेशन के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। और दोस्तों, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे हमारे जमाने वाले मेरे जैसे कई फैंस बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए होंगे। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एनिमे फैंस ऑफेंसिव तरीके से ना ले, क्योंकि मैंने सिंपली इसमें अपने विचार कहे हैं इस फ्रेंचाइज को लेकर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। और आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट एनिमे के लिए या नेक्स्ट वीडियो को लेकर या तो फिर मेरे चैनल को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सायोनारा।